तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं, आपके रिवीजन को एक महत्वपूर्ण दिशा देने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो चीजें मैं यहाँ पर लिखवाऊं, जो चीजें मैं आपको कराऊं, फैक्ट मैं आपको बताऊं, वो लिखते हुए आप चलिएगा। अपनी एक कॉपी, एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप लोग क्वेश्चंस यानी कि वन लाइनर फॉर्म में लिखिएगा। उसके बाद जो भी फैक्ट यहाँ पर लिखे जाएं उनको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। मैं टाइम टेबल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास हो जाती है दीपक भाटी सर के द्वारा। 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास हो जाती है राहुल शर्मा सर के द्वारा। 12 बजे पॉलिटी जीएस की क्लास में यहाँ पर ले रहा हूँ, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाती है नीरज शर्मा सर के द्वारा, और ये आज से ही स्टार्ट हुए हैं प्रैक्टिस सेट। आशा है आप लोग इसमें जरूर जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए श्री गणेश करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राथमिक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? देखिए पुरापाषाण स्थल की बात यहाँ पर हो रही है। आप लोग मुझे जल्दी से बताइएगा कि सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आप देंगे चिरांद। चिरांद कहां पड़ता है? तो सारण जिले में पड़ता है। ये कहां पर है? सारण में। और सारण कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पर है ये? बिहार में। तो ये तो होगा ही नहीं आपका, इसका मतलब ये आपका खत्म हो गया। बुर्ज होम ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ये हो जाएगा हुनासी, या ये इसको हुनासांगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हुनासांगी बोलेंगे। तो यही आपका सही आंसर होगा। मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ पड़ता है भैया कहां पर? बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है? आप कहेंगे सर ये कहां पड़ेगा? आप कह सकते हैं बलूचिस्तान। ठीक है, कहां पर? बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहां पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर? पाकिस्तान में। अब ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात ये आ जाती है कि सर जो हुनासांगी है, यहाँ पर कौन कौन से उपकरण हुए हैं? यहाँ से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताइएगा कि सर यहाँ से कौन कौन से पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। जैसे चूना पत्थर मिला, कौन सा चूना पत्थर मिला? बलुआ पत्थर मिला। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे सर ये बताइए, यहाँ पर साक्ष्य लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? साक्ष्य। जैसे कि चूना पत्थर यहाँ पर मिले, चूना पत्थर के साक्ष्य यहाँ से मिले, चूना पत्थर। और आप कहेंगे सर एक पत्थर और था जिसे हम बलुआ पत्थर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बलुआ पत्थर के नाम से। आप कहेंगे सर किसके नाम से? बलुआ पत्थर के नाम से हम पढ़ेंगे। ये साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हुनासागी से। कहां से? हुनासागी से। बात आ जाती है कि सर ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे पुरापाषाण काल। यहां पर हम पुरापाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं कि सर पुरापाषाण काल को हमने किस किस में बांटा था। तो आप कहेंगे सर इसको हमने पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? कौन कौन साथी यहां पर बताएंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर पुरापाषाण काल को हम कितने भागों में बांट रहे हैं? जल्दी से बताइए। हाँ जी, कौन कौन भैया बता देंगे? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। प्राग ऐतिहासिक काल का ही हिस्सा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप जाएंगे कि सर जो प्राग ऐतिहासिक काल है, कि प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात होगी तो आप मुझे क्या बताइएगा कि सर प्राग ऐतिहासिक काल में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे सर पुरापाषाण काल था, मध्यपाषाण काल था और नवपाषाण काल था। 3 भागों में बटा हुआ था। लेकिन हम पुरापाषाण काल की बात करें जिसका अध्ययन किसने किया था, तो आप कहेंगे सर इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? कौन कौन भैया बता देंगे? और यहाँ पर किस किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। आप कहेंगे सर अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्रूस, आप कहेंगे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। आप क्या कहेंगे सर? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा भैया क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यहाँ से क्या मिले थे? आप कहेंगे सर पत्थरों का प्रयोग। यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे सर पत्थरों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग था? पत्थरों का प्रयोग पुरापाषाण काल में किया गया था। और यहां से ही आग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आग के साक्ष्य कि सर आग के साक्ष्य, और इसके जो पहले साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से मिले? चीन की गुफा से। कहां से मिले हैं? चीन से। और चीन में कौन सी गुफा थी जहां से आग के साक्ष्य मिले? चाओजू गोजियन। आप कहेंगे सर कौन सी थी? चाओजू गोजियन नामक एक गुफा थी, गोजियन। यहां से भैया आग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहां से क्या मिला है? शिकार करने का अल्प ज्ञान इनको था। आप कहेंगे सर शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी कि आधी जानकारी थी, अल्प ज्ञान इनको था। तो ये पॉइंट आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिया होगा, एक स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा। कच्चा मांस भी खाते थे, बिल्कुल सही का भैया ने। आप कहेंगे सर ये कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। ठीक है जी, खाते थे। यहां पर लिखेंगे सर ये कच्चा मांस खाते थे क्योंकि आग की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट है जॉर्वे कल्चर, एक चारको लिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर आप लोग बता दीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी सर स्क्रीनशॉट लेंगे, बिल्कुल लीजिए जी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं साइड हो चुका हूं, मैं बिल्कुल साइड हो चुका हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करेंगे सर यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर बात होगी कि सर जॉर्वे कल्चर के लिए एक वैज्ञानिक का नाम है जो स्कॉटलैंड के जाने जाते हैं। स्कॉटलैंड के थे जिन्होंने भैया इसकी खोज करना प्रारंभ किया था। हालांकि हम यहां पर बात करेंगे भारत में, तो पहले भारत की बात कर लेते हैं कि सर भारत में से 1950-1951 में खोज की गई थी। और खोज कौन करते हैं जी? खोज कौन करते हैं और श्रेय किसे दिया जाता है? दोनों अलग अलग बातें हैं। श्रेय किसे दिया जाता है? आप कहेंगे सर एमएन देशपांडे को। किसे? एमएन देशपांडे जी को क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। जबकि इसकी खोज करने में 2 महत्वपूर्ण नाम याद रखना है। आप कहेंगे सर हसमुख धीरज लाल। हसमुख धीरज लाल। आप कहेंगे सर संकालिया। ठीक है जी, ये नाम है। एक नाम आपको और याद रखना है, जिसका नाम है शांताराम। ठीक है जी, शांताराम भालचंद्र देव। ठीक है, इन्होंने खोज की, लेकिन श्रेय किसे दिया गया? इन्हें श्रेय दे दिया गया। अब बात आती है सर कहां पर? तो ये खोजा गया महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। अच्छा, इसमें और कौन कौन से शामिल हैं? जॉर्वे कल्चर में कौन कौन से स्थल शामिल हैं? जॉर्वे कल्चर में स्थल की अगर बात आएगी तो आप कहेंगे सर इसमें कौन कौन से? तो यहां पर तो हमने पढ़ लिया भैया, कौन कौन से आ जाएंगे? आप कहेंगे सर इसमें कौन से हैं? जैसे महाराष्ट्र में तो हमें पता किस नदी के किनारे पर एक गांव था, तो आप कहेंगे सर ये कहां पर था? तो ये पिबरा नदी के तट पर एक गांव है जॉर्वे। कौन सा? जॉर्वे गांव। ये कहां पर है? तो ये पिबरा नदी के तट पर। किस पर? पिबरा नदी के तट पर ये गांव है। कहां पर है? नदी के तट पर। अच्छा, इसमें महाराष्ट्र के और कौन कौन से जो क्षेत्र हो जाएंगे शामिल है? कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताता हूं। जैसे आप कहेंगे जॉर्वे कल्चर के साक्ष्य कहां से मिले? चंदोली से, आप कहेंगे सर सोनपुर गांव से। कहां से जी? आप कहेंगे सर सोनपुर नहीं, सोन गांव। कहां से? सोन गांव से, इनाम गांव से। ठीक है, सोन गांव हो जाएगा ये। ठीक है, इमाम गांव से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कहां से प्राप्त हुए? नासिक से।
कहां से भैया? नासिक से और दायमावाद से। कहां से? दायमावाद से इसके साक्ष्य प्राप्त हो गए। चलिए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर भारत में कहां से? महाराष्ट्र में। क्लियर हो गई चीजें? इसको जल्दी से आप लोग लिख लिए। अब इसका जो काल माना गया है, जॉर्वे कल्चर का जो काल माना गया है, इसका काल माना गया है 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी तक। 1400 बीसी से 700 बीसी तक। इसे दो भागों में बांटा है। एक तो प्रारंभिक, आप कहेंगे सर प्रारंभिक काल कब से कब तक माना गया? प्रारंभिक काल जो है ये काल माना गया है कब से कब तक? तो ये 1400 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। कब तक? 1000 बीसी तक। और जो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर जो उत्तर काल है, उत्तर काल कब से कब तक माना गया? तो आप कहेंगे सर इसके बाद जो उत्तर काल है इसका ये माना गया है 1000 बीसी से लेकर 700 बीसी तक। कहां तक भैया? 700 बीसी तक। चलिए, तो ये हमने इसको लिख लिया। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे बढ़ जाएं। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। जॉर्वे संस्कृति का समय अगर पूछा जाए, काल पूछा जाए तो आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकर पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहां स्थित है? कोल्डी हवा कहां स्थित होगा? जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत शानदार, धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे। आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए। हम लोग पढ़कर आते हैं कि भैया कोल्डी हवा से हमें किस किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कौन कौन भैया बता देंगे? पहले तो आप ये बताइए, जो कोल्डी हवा है ये जो, अच्छा इसमें आपको ये भी बताना है ना, ये किसके हैं, ये किसके हैं और ये किसके हैं। तो आप कहेंगे सर ये नवपाषाण काल के स्थल हैं। नवपाषाण काल के स्थल हैं, काल के स्थल है ये तीनों। चलिए, नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है कि सर ये किसका होगा? तो कोल्डी हवा किसका है? जल्दी जल्दी से बताइए। कोल्डी हवा, अगर यहां पर कोल्डी हवा पूछा जाए तो आप कहेंगे सर नवपाषाण काल का होगा। किसका? नवपाषाण काल का। इसी में क्या हुआ था कि भैया पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में होता है? आप कहेंगे सर नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो जाता है। किसमें? नवपाषाण काल में। अब यहां पर ऐसे माना जाता है कि सबसे पहले खाद्य फसलों का जो जिक्र हुआ है, खाने से संबंधित जो फसलें थी जैसे गेहूं, जौ, जो इस प्रकार की किस्में थी वो यहीं पर मानी जाती हैं नवपाषाण काल में। हालांकि यहां से किस किसके साक्ष्य मिले हैं? साक्ष्य, एविडेंस किसके मिले हैं? कोल्डी हवा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? जल्दी से मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे सर गेहूं के, जौ के साक्ष्य यहां से मिले। और क्या क्या मिला है? आप कहेंगे सर चावल के साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, ये साक्ष्य और कहां से मिले हैं? ये साक्ष्य और कहां से मिले? तो आप कहेंगे सर भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से। ठीक है, आप कहेंगे सर कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दोनों से। तो भैया आप कहेंगे सर मेहरगढ़, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ से भी ये साक्ष्य प्राप्त हुए, कोल्डी हवा से भी ये साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बात आती है कि सर है कहां पर कोल्डी हवा? आप बताइएगा सर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, आगे बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? देखिए, भारतीय संविधान की बात होगी। जब हमने पढ़ा था, हमने जब कर्मा बैच में जो भी हमने SSCGD के बैच पढ़े, वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि सर भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये हमने पढ़ लिया। आप मुझे बताइए, यहां पर आप मुझे बताइएगा कि सर ये क्या है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ा भारतीय संविधान का स्रोत, सबसे बड़ा भारतीय संविधान का स्रोत है। ठीक है जी, भारतीय संविधान का स्रोत है। ठीक है, बिगेस्ट सोर्स है। क्यों हम इसको ऐसा पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर इसके लगभग 250 अनुच्छेद, 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में शामिल किए गए। किसमें? भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। आप यहां पर लिखेंगे सर शामिल किए गए। चलिए, अब यहां पर जैसे कि पूछ लिया जाए इसके और कौन कौन से, इससे क्या क्या हुआ था, पहले तो मैं अलग से ही इसको बता दूंगा। इसके बारे में बता देता हूं कि भारत में प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब स्टार्ट की गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब स्टार्ट की जाती है? निर्वाचन प्रणाली, इसका मतलब है मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था। चलिए, और यहां पर अगर हम बात करेंगे इसके द्वारा क्या किया गया था कि इसके द्वारा भैया प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। आप कहेंगे सर क्या लागू कर दिया था? द्वैध शासन लागू कर दिया था। द्वैध शासन लागू किया। और जो विषय थे जैसे कि हस्ताक्षरित और जिसको ट्रांसफर्ड या आरक्षित विषय कह सकते हैं, दो विषयों में आरक्षित और हस्तांतरित, इन विषयों का दायरा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब यहां तक तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे भाई, इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, एक ही लैंग्वेज लिख पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखने में बहुत समय जाएगा। पहले हिंदी लिखे फिर इंग्लिश लिखे, बहुत समय जाएगा माय डियर। तो आप लोग यहाँ पर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर अभी मैं इसमें आपको भारत शासन अधिनियम 1935 और बता देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935, शासन अधिनियम 1935, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसमें भैया आधी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। क्या मिली भारत को? आधी स्वतंत्रता मिल जाती है। आधी स्वतंत्रता का मतलब क्या होगा? प्रांतीय स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, प्रांतीय स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, और इसी के द्वारा संघीय न्यायालय बनाए गए थे। क्या किया गया था? संघीय न्यायालय। इसको मैं लिख सकता हूं इंग्लिश में, ये आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा इसलिए मैं लिख रहा हूं। इसको फेडरल कोर्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? फेडरल कोर्ट, जिसे 1937 में बनाया गया था दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में बनाया गया था। और इसी के द्वारा क्या किया गया था? आप कहेंगे सर प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त किया था। आप कहेंगे सर द्वैध शासन को समाप्त कर क्या कर दिया था? समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया था। किसमें? केंद्र में लागू किया था। ठीक है जी, ये चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। आगे है स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ये कथन किसने दिया था? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, हम कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या होगा? जब संविधान सभा की बात आएगी तो आप मुझे क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर संविधान सभा की यहां पर बात आ रही है, तो संविधान सभा के लिए क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था जी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे सर, ये मिशन जो है ये मार्च 1946 में आता है और इसी की सिफारिश पर क्या किया गया? सिफारिश पर संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। आप कहेंगे सर संविधान सभा
का गठन हुआ। यहां पर आप लोग देखेंगे संविधान सभा का गठन हुआ। अच्छा, संविधान सभा की मांग की बात हो रही है। मांग तो पहली मांग जो थी वो पहली मांग थी 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये मांग की जाती है स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके? इन्होंने स्वराज विधेयक पेश किया था। क्या पेश किया था दोस्तों? स्वराज विधेयक पेश किया और स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की। इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया गांधी जी ने कब मांग की थी? गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा और भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। क्लियर है? चलिए, एम.एन. राय ने 1934 में पहली औपचारिक मांग की थी। इन्होंने क्या की थी? पहली औपचारिक मांग की थी। औपचारिक मांग की थी। ठीक है जी, औपचारिक इनफॉर्मल डिमांड। ठीक, और इसी औपचारिक मांग को क्या बना दिया था? फॉर्मल डिमांड। आधिकारिक मांग किसने बनाया था? कांग्रेस ने 1935 में। चलिए आगे बात कर लें। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जल्दी जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर हम जब बात करेंगे तो आप मुझे बताइए कि सर हस्ताक्षर की बात आ रही है, हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आप कहेंगे सर हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 में। हस्ताक्षर, कुल हस्ताक्षर कितने हुए थे? कुल सिग्नेचर कितने हुए थे? आप कहेंगे सर टोटल सिग्नेचर्स कितने हुए थे? 284 सिग्नेचर हुए। ठीक है, प्रथम सिग्नेचर किसका था? प्रथम सिग्नेचर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यहां पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है जी, अब बात ये आती है कि सर राजेंद्र प्रसाद ने पहला हस्ताक्षर नहीं किया था, तो फिर पहला क्यों माना गया? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब हस्ताक्षर हो रहे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर नहीं थे, नेहरू जी ने पहले हस्ताक्षर कर दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मास्टर बलवंत सिंह ने हस्ताक्षर किए। अब जब ये हुआ कि भाई अरे हस्ताक्षर तो किसको करने थे? करने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि वही अध्यक्ष थे। तो अब ये डिसीजन लिया गया कि भाई अब जो पहले हस्ताक्षर होंगे वो इन्हीं के माने जाएंगे। फिर जब जगह नहीं हुई तो इन्होंने तिरछे हस्ताक्षर किए थे, तिरछे। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के पहले पेज, संविधान के पेज, पहले पेज पर जो तिरछे हस्ताक्षर हैं वो किसके हैं? राजेंद्र प्रसाद जी के। इन्होंने हिंदी इंग्लिश में किए हैं। अच्छा, कुल कितनी भाषाओं में हुए हैं ये जो हस्ताक्षर हैं? कुल 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए। कितने? 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए। कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं में हस्ताक्षर हुए। अच्छा, 26 नवंबर को संविधान बना। संविधान बना कब है? संविधान बना 24 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बना, 24 जनवरी 1950 में ये भैया हस्ताक्षर हो गए। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। और जब लागू हुआ तो कुल अनुच्छेद कितने थे? कुल आर्टिकल्स कितने थे? आर्टिकल्स थे 395। और भाग कितने थे संविधान में? 22 पार्ट थे। शेड्यूल, अनुसूचियां कितनी थी? शेड्यूल्स कितनी थी? तो 8 शेड्यूल थी। वर्तमान की अगर बात हो जाएगी, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी, 12 अनुसूचियां। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? आगे बात कर लें। नेक्स्ट है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात होगी। हम लोगों ने ग्लोब पढ़ा है, एक ग्लोब। ठीक है, यहां से बीचों बीच तो भूमध्य रेखा है। कौन सी? भूमध्य रेखा हो जाएगी। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा हो जाएगी और यहां से हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा, चलिए, और यहां से हो जाएगी भैया मकर रेखा। क्या हो जाएगी? मकर रेखा। चलिए, अब भारत जो है, भारत यहां कहीं है, भारत यहां कहीं है। कर्क रेखा पर जो है भारत के 8 राज्य स्थित है, या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ये कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। अब यहां पर हम बात करेंगे सर पश्चिम से पूर्व की ओर जो कर्क रेखा है ये कहां से कहां तक जा रही है? आप कहेंगे भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। अच्छा, इस रेखा पर यहां पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया वाला ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस पे 8 भारतीय राज्य हैं। 8 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मैंने एक ट्रिक लिखी थी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र से बनेगा मिजोरम, मिजोरम, त्रा से बनेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, पा से क्या बनेगा? आप कहेंगे सर त्रिपुरा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सीक्वेंस में लिखवा दूं, चलिए मैं इसको पहले और बता देता हूं फिर सीक्वेंस बता दूंगा। ठीक है, आप कहेंगे सर क्या बनेगा? मिजोरम, त्रिपुरा, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, और पा से क्या बन जाएगा जी? पश्चिम बंगाल। पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। अब सीक्वेंस की अगर बात कर रहे थे तो पश्चिम में कौन आता है? गुजरात। कौन आता है? गुजरात। अच्छा, गुजरात के बाद आप कहेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा। आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आएगा जी झारखंड। कौन सा? झारखंड आ जाएगा। और झारखंड के बाद भैया आप कह सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं भैया? पश्चिम बंगाल। क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के बाद आप लिख सकते हैं जी क्या? त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है जी, मिजोरम। हालांकि याद करने की ट्रिक थी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका सही आंसर है कहां से? तो यहां पर आप क्या कहेंगे सर? केरल से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से, पंजाब से नहीं गुजरती, तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कभी कभी भूमध्य रेखा का नाम भी पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा की बात अगर होगी तो आप क्या कहिएगा? टॉपिक वाइज कराऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज कराऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइए भैया जितेंद्र। ठीक है, चैप्टर वाइज कराऊंगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए क्या सही आंसर यहां पर होगा? भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि भैया भारत का पश्चिमी बिंदु, ये तो पूर्व हो जाएगा, और ये भारत का जो है पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पश्चिम हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, ये उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। यहां पर पूर्व में क्या? किबुथु है, किबुथु। आप कहेंगे पूर्व में किबुथु है, और ये कहां पड़ता है? अरुणाचल में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी, किबुथु सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? किबुथु, ये कहां? अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण में क्या है? आप कहेंगे सर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिगमेलियन पॉइंट कहते थे। पिगमेलियन, आप क्या कहिएगा कि सर इसे पहले क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे सर इसे पहले क्या बोलते थे? पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, मेलियन पॉइंट। ठीक है जी, पॉइंट कहते थे। लेकिन ये जो है ना, ये जो पॉइंट है 2004 में सुनामी आई और उसके बाद ये डूब गया। क्या हुआ जी? डूब गया। अच्छा, दक्षिण का मुख्य बिंदु पूछ लिया जाए, मुख्य दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे सर कैप, कौन सा हो जाएगा? कैप कमोरिन। और कहां पड़ता है कैप कमोरिन? कन्याकुमारी में। कैप कमोरिन
कोमोरिन भी लिखा रहता है, ये कहाँ है? कन्याकुमारी में। अच्छा, पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर गोरमोता। क्या होगा? गोरमोता। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और यहाँ क्या होगा? इंदिरा कॉल। क्या होगा? इंदिरा कॉल, J&K। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो सही आंसर आपका क्या पूछा था? पश्चिमी बिंदु बताना है। पश्चिमी बिंदु है गोरमोता। क्या हो जाएगा जी? गोरमोता। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर पूछी जाए कि भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, आप मुझे बताइए जल्दी से। और भैया उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना डिस्टेंस है, जल्दी जल्दी से बताते हुए चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है, लिखा है कि भैया भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है। बताइए जल्दी जल्दी से सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, हम यहां पर बात कर रहे थे कि सर सही आंसर कितना होगा, कौन बता देंगे? चलिए मैं बता देता हूं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया पूछा है भारत का। भारत का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है 32,87,200 या 700, आप कहेंगे सर 263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया, तो सही आंसर हमने यहां पर ये पढ़ा। आगे हम बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि सर पूर्व से पश्चिम डिस्टेंस कितना है, पश्चिमी दूरी बताइए। आप कहेंगे सर विस्तार कह लें, दूरी कह लें, तो लगभग 3233 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर, आप कहेंगे सर 3214 किलोमीटर। अच्छा, उत्तर से दक्षिण दूरी पूछ लिया जाए तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है जी, हालांकि ये कहीं कहीं अलग अलग भी दी हुई है, कहीं कहीं अलग अलग भी दी हुई है, तो वो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निक्षेप और के औपचारिक स्रोत में शामिल है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से बता दीजिए। अच्छा ये बताएं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ये आंसर तो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इनमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि भैया किस प्रकार के आंसर्स पूछे जाते हैं, तो वही मैं यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों से भी उम्मीद लगा रहा हूं कि आप लोग भी आंसर्स देते हुए चलेंगे। लिखा है भैया यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, आप बताएंगे सर। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा भैया सहकारिता। क्या हो जाएगा जी? सहकारिता। सही आंसर आपका होगा कोऑपरेटिव्स। अब ये आप मुझे बताएंगे जो अनेक व्यक्ति या संस्थानों द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कर, वॉइस तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, नहीं आवाज प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप परेशान ना हो। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आवाज सही करा लेते हैं।